हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक रामबाण है। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसे स्कैन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, उसकी पीडीएफ एवं जो भी नई वैकेंसी जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी डिटेल्स आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइब्रेरी रोल इन सोसाइटी, यानी लाइब्रेरी का क्या रोल है हमारे समाज में। तो इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट है शिक्षा, तो हम लोग शिक्षा के रूप में पुस्तकालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे सोसाइटी में। जब भी कोई शिक्षार्थी शिक्षा लेता है, चाहे वह औपचारिक शिक्षा ले रहा हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा ले रहा हो, उसमें लाइब्रेरी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप हायर एजुकेशन लेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहाँ पे जो पुस्तकें होती है वह बहुत ही कॉस्टली होती है और वह सबके बस की बात नहीं होती है कि वह खरीद सके। और उसके लिए लाइब्रेरी में आप उस पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा पुस्तकों का जो है लाइब्रेरी के द्वारा जर्नल, सीरियल्स भी प्रकाशित किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी लेटेस्ट जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो सोसाइटी में जो है लाइब्रेरी की जो भूमिका होती है वह शिक्षा प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यह एक मुख्य प्रमुख जो रोल है लाइब्रेरी का, वह शिक्षा प्रदान करने का है। तो इसे आप सभी याद रखेंगे। शोध और अनुसंधान में भी लाइब्रेरी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी कोई शोधार्थी शोध कर रहा होता है अथवा नए चीजों का अनुसंधान कर रहा होता है, तो वह जितने भी कंटेंट जो कि उसके शोध से संबंधित हो, वह लाइब्रेरी के द्वारा उसे प्राप्त हो सकती है और वहां से वह उसे पढ़कर अपने शोध में और भी नए नए रिसर्च को अंजाम देता है। और उस रिसर्च को हम लोग फिर लाइब्रेरी के माध्यम से भी जो नए स्कॉलर होते हैं वह पढ़ते हैं। फिर जो लाइब्रेरी है वह सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, यानी सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइब्रेरी में है धर्म ग्रंथ भी धर्म ग्रंथ का भी संचय किया जाता है। और वहाँ पे जाकर लाइब्रेरी में जो व्यक्ति हैं वह पुराने यहाँ से पांडुलिपियाँ भी पढ़ सकते हैं, पांडुलिपि को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे संग्रहित की गई होती है लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे ताम्रपाषाण काल से लेकर जो भी अभी तक कृति है या जो भी उपलब्ध चीज अभी तक बची हुई है वह लाइब्रेरी में हमें उपलब्ध होती है। और उससे हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी लाइब्रेरी की हमारे सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा है सूचना संचार। सूचना संचार, जैसा कि आजकल का जो समय है वह डिजिटल युग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या अथवा टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इसके माध्यम से सूचना का संचार आसान हो गया है। परंतु पहले भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना का संचार हुआ करता था। और पुराने समय में भी जो भी उस समय के टेक्निक हुआ करते थे उसके द्वारा सूचना का, जैसे राजा महाराजा के काल में भी एक गुप्तचर हुआ करते थे जो कि सूचना का आदान प्रदान किया करते थे, यहाँ से वहां तक पहुंचाते थे। और उसमें लाइब्रेरी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अथवा वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षार्थी कहीं से भी अ, अपनी जानकारी की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा दिया हुआ है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए भी लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी आपको
कुछ मनोरंजन सूझ रही हो, तो उसके लिए भी आप लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कहानियों की पुस्तकें, धर्म ग्रंथ रखी हुई होती है, उनका संचय होता है। उससे आप लोग जो कहानी की किताबें होती है या जोक्स की किताबें होती है, अथवा वहाँ पे हर प्रकार की किताब होती है, जिससे आप मनोरंजन का भी लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ जो है वह है धार्मिक और आध्यात्मिक। जैसा कि हमने सांस्कृतिक धरोहर की बात कही थी, उस समय धार्मिक और धर्म ग्रंथ की भी बात हम लोगों ने कही थी। तो धार्मिक और आध्यात्मिक के पुस्तकें जो होती है वह लाइब्रेरी में संचित की गई होती है, जिसके माध्यम से हम अपने धार्मिक चीजों को पढ़ सकते हैं, वहां से उसके बारे में जान समझ सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी लाइब्रेरी का अति महत्वपूर्ण लाभ होता है, जिसमें हम लोग इसके में बिना हम लोग किसी भेदभाव के, इसमें हम लोग की किसी भी प्रकार के ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है पुस्तकालय में। यहाँ पे सभी धर्म, लिंग और समान रूप से सभी कोई, यानी प्रजातांत्रिक तरीके से यहाँ पे पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक सतवा ये भी इसका सोसाइटी में लाइब्रेरी का लाभ है। और परिवर्तन से सामंजस्य बैठाना भी लाइब्रेरी की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि आज हमारा जो युग है वह डिजिटल युग हो चुका है। आज हम लोग बिना इंटरनेट के सहारे एक दिन क्या, एक घंटे भी व्यतीत करना असंभव सा प्रतीत होने लगा है। तो परिवर्तन भी हुआ है। और परिवर्तन में जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बनाई गई होती, तो लोग इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी लोग अभी भीड़ भाड़ की, इतने व्यस्त जो जीवन हो गया है उसमें पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करना सभी के लिए मुश्किल थोड़ा प्रतीत होता है। तो इसीलिए वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी एवं हाइब्रिड लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है। और इस प्रकार से हमारा जो लाइब्रेरी होता है वह नित्य नए प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है, ताकि हम लोग अपनी सूचना को अपने यूजर्स तक आसानी से पहुंचाने का कार्य कर सके। और इसी में आप सभी देख सकते हैं, जैसा कि टॉपिक है चेंजिंग लाइब्रेरीज रोल इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। जैसे कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में लाइब्रेरी का रोल दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो पहले तो सूचना पहुंचाने का सिर्फ कार्य हुआ करता था, या पुस्तकों का जो होता है वह लिखित स्वरूप में लाइब्रेरी में लिखित स्वरूप में प्राप्त की जाती थी, परंतु अब हम उसे डिजिटल स्वरूप में भी पा सकते हैं। और लाइब्रेरी का जो रोल है वह सूचना पाने का अधिकार हमें देता है। लाइब्रेरी में, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, जो कि प्रजातांत्रिक मूल एक प्रकार का होता है, तो उन्हें सभी को सूचना पाने का अधिकार है। चाहे वो कॉलेज लाइब्रेरी के सॉरी चाहे वो कॉलेज के छात्र हो, स्कूल के छात्र हो, यूनिवर्सिटी के छात्र हो, अथवा कोई शोधकर्ता ही हो, तो सभी को सूचना पाने का अधिकार है। वह लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी सूचना को प्राप्त कर सकता है। शोध अथवा अनुसंधान, शोध और अनुसंधान जो होता है, इसमें अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जो होती हैं, उसमें शोध और अनुसंधान से संबंधित बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संलयन होता है वहाँ पे, और उसका लाभ शोधकर्ता और शिक्षक उठा सकते हैं। सूचना संचार का भी माध्यम के रूप में लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले भी मैंने शिक्षा के तौर पे इसे डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और डिजिटल युग में सूचना का क्या महत्व है, यह तो आप लोग बखूबी इसे जानते हैं। और मैं अभी पहले, कुछ देर पहले ही इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थी, जो कि परीक्षा में उतनी तो इससे प्रश्न नहीं आती हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ। और अब हम लोग चलेंगे, जो कि इस जो टॉपिक है उससे संबंधित आपके परीक्षा में बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और इसी को लेकर अब हम लोग पढ़ेंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो सर्वप्रथम तो हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के संदर्भ में पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वह डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा 1928 में लिखी गई थी, परंतु 1931 में प्रकाशित किया गया था। क्योंकि 1928 में जब लिखी जा रही थी तो उसमें कुछ कुछ नई नई चीजों को जोड़ा भी जा रहा था, हटाया भी जा रहा था, मतलब उसे संशोधन भी किया जा रहा था उसमें, तो उस सब में समय लगती है। और इस प्रकार 1931 में फाइनली रूप से 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि एस आर रंगनाथन ने दिया था उसे प्रकाशित किया गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके जो फॉरवर्ड है उसको किसने लिखा है, तो फॉरवर्ड को जो है पी एस शिवास्वामी अय्यर महोदय द्वारा लिखा गया था, परंतु जो उसके इंट्रोडक्शन है वो डब्ल्यू सी बी शेयर्स के द्वारा लिखा गया था। और यह याद रखेंगे जो डब्ल्यू सी बी शेयर्स महोदय है वह डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु रह चुके हैं। फर्स्ट गुरु जो लंदन में गए थे पढ़ाई करने के लिए एस आर रंगनाथन महोदय, जबकि उनकी जो जहाज है लेट हो गई थी, तो 6 महीना के इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए गए थे, परंतु वो नहीं कर पाए क्योंकि उसमें उनका नामांकन नहीं हो पाया था। तो वहीं पे रह के उन्होंने डब्ल्यू सी बी शेयर्स महोदय से लाइब्रेरी साइंस की सर्वप्रथम मतलब जानकारी हासिल की थी, वहाँ का मतलब पढ़ाई की थी। तो ये प्रथम गुरु रहे हैं, इसलिए जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके इंट्रोडक्शन जो है वह डब्ल्यू सी बी शेयर्स महोदय द्वारा ही लिखा गया है, और फॉरवर्ड जो है वह पी एस शिवास्वामी अय्यर द्वारा लिखा गया है। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि ईयर ऑफ पब्लिकेशंस की, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप सभी को पता है, फर्स्ट एडिशन तो 1931 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मैंने देखा है कि किसी परीक्षा में पूछा गया था कि सेकेंड एडिशन कब रिलीज किया गया था ऐसा रंगनाथन की जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसकी। तो इस प्रश्न में बहुत सारे छात्र जो हैं वो फंस गए थे। तो इसे भी आप सभी याद कर लेंगे कि जो सेकेंड एडिशन है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और पब्लिशर्स के नेम पूछ लिया जाए तो वह एमएलए यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, एमएलए अथवा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सर्वप्रथम इसका पब्लिकेशन किया जाता था। लेकिन अब जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन की है उसे रिप्रिंट जो किया जाता है, अथवा कहिए कि उसका जो हकदार है, उसको कॉपीराइट जो मिला हुआ है वह अब एस आर ई एल एस को मिला हुआ है, जिसकी निर्माण एस आर रंगनाथन महोदय ने 1962 ईस्वी में की थी। और पब्लिश्ड बाई इसे ई एस एस ए पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। कब से, तो 1 जनवरी 2006 से ई एस एस पब्लिकेशन द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रकाशित करने का काम किया जाता है, जबकि इस पुस्तक की जो कॉपीराइट है वो एस आर ई एल एस के बाद है। और इसमें और थोड़ा जानकारी हम लोग ले तो एक चीज आप सभी याद रखेंगे, लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो प्रयोग है वह तो 1887 ईस्वी में ही किया गया था, लेकिन परंतु एक विषय के रूप में लाइब्रेरी साइंस का कब प्रयोग किया गया था, तो वह है 1928 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा, तो एस आर रंगनाथन द्वारा। तो सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस के शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो इसे याद रखेंगे 1887 ईस्वी में ही इसका प्रयोग किया गया था। परंतु आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक विषय के रूप में, ये महत्वपूर्ण है, एक विषय के रूप में एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 ईस्वी में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे हम लोग चलेंगे तो जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा दिया गया था तो वह इस प्रकार से है। फर्स्ट जो है वह है बुक्स आर फॉर यू। सेकेंड जो है एवरी रीडर हिज हर बुक्स, बुक्स फॉर ऑल, या बुक्स आर फॉर यूज का मतलब होता है कि पुस्तकें जो होती हैं वह उपयोग के लिए होती हैं। और एवरी रीडर हिज हर बुक या बुक्स आर फॉर ऑल का अर्थ हो गया कि सभी रीडर का कोई ना कोई पुस्तक के उसे होता है, वह उसका उपयोग करना चाहता है या उसका उपयोग कर रहा होता है। एवरी बुक इट्स रीडर यानी सभी पुस्तकों का अपना एक पाठक होता है, कि जैसे कि हिंदी साहित्य की पुस्तक है तो जो हिंदी के लेक्चरर होंगे या हिंदी के जो स्टूडेंट होंगे उसको उपयोग में होंगे, जबकि साइंस का अगर पुस्तक है तो साइंस के जो स्कॉलर हैं उसके लिए उपयोगी साबित होंगे।
तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रत्येक बुक होती है वह प्रत्येक किसी न किसी रीडर के लिए आवश्यक होती है। और सेव द टाइम ऑफ ए रीडर, यह फोर्थ लॉ था, और एस आर रंगनाथन की 5 लॉज में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ थी। इसमें कहा गया है कि पाठक जो होते हैं उसके समय की बचत करनी चाहिए। जैसे ही पाठक है उसे कोशिश करनी चाहिए कि जितनी कम समय में उसके जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरी कर दी जाए। तो यह 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को चरितार्थ करता है। और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे शब्द जो है ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव। और जीव को देखिएगा कि वह हमेशा विकास करता है। तो लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं यहाँ दिया है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था हो जाती है और संस्था खुलती भी है बंद भी होती है। परंतु लाइब्रेरी जो है वह एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, और यह ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव। और जीव जो होता है वह अपने को परिवर्तित करते रहता है समय के साथ, क्लाइमेट के साथ, और नित्य नए जीवों का विकास होता ही रहता है। उसी प्रकार लाइब्रेरी का विकास हर समय हर संभव होता रहता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो पुस्तक हुआ करती थी वह वहाँ पे लिखित पुस्तकें हुआ करती थी जो कि हाथ से लिखित हुआ करती थी। फिर प्रिंट आया तो प्रिंटेड बुक वहाँ पे मिलने लगी। प्रिंटेड बुक के बाद जो अभी के हम लोग बात करें, पहले तो ताम्रपाषाण काल में जैसे कि छाल पे भी लिख लिया जाता था, फिर से चमड़ा पे लिखा जाता था, तो उसको मतलब संग्रहित किया जाता था, और राजा महाराजा भी संग्रहित किया करते थे। जैसा कि हमने बताया कि एंशिएंट लाइब्रेरी कैसा होता है, मिडाइवल लाइब्रेरी के बारे में मैंने पीछे क्लास में बताया था, और फिर मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। तो लाइब्रेरी नित्य अपने को विकास कर रहा है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी RFID है, जिसे सर्कुलेशन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे पुस्तकों की चोरी भी रुक गई है। तो लाइब्रेरी जो कहने का तात्पर्य है वो हमेशा अपने आप को नए टेक्नोलॉजी में ढाल रही है, यानी कि अपने आप को हमेशा ही विकास की राहों पे तत्पर हो रही है, आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है जिसमें फर्स्ट लॉ है लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, या क्या क्या चीज का कार्यान्वयन किया जाता है, तो यह इस प्रकार है। और इसे आप सभी याद रख लेंगे, क्योंकि आपको परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, इसी में से एक उठा दिया जाएगा कि सर्विस फॉर स्लम एरियाज। सर्विस फॉर स्लम एरियाज ऐसा रंगनाथन के किस लॉ से संबंधित है, तो यह सेकेंड लॉ से संबंधित है। और उसमें ऑप्शन भी बाकायदा दिया रहेगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ जो होता है वह लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स और लाइब्रेरी फर्नीचर से संबंधित और उसके कार्यान्वयन से संबंधित होता है। लाइब्रेरी लोकेशन का अर्थ है कि आप जो पुस्तकालय बना रहे हैं वह ऐसी जगह पे हो जहां से उपयोगकर्ता को पहुंचने में आसानी हो, ना कि ऐसी जगह पे हो वीरान किसी खेत है या खाली जगह है वहां पे लाइब्रेरी का हम लोग बना दिए जहाँ पे कोई पाठक पहुंच ही नहीं पाए। अब मान लीजिए ये कॉलेज है, ये कॉलेज का कैंपस है, तो लाइब्रेरी कहाँ होनी चाहिए, तो लाइब्रेरी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ताकि जितने भी इधर विभाग हैं, जो जो विभाग है इधर बनाए हुए, वो सभी विभाग के छात्र लाइब्रेरी में एक समान रूप से आसानी से पहुंच सके। तो लाइब्रेरी लोकेशन जो है वह एस आर रंगनाथन की फर्स्ट लॉ से संबंधित हो जाएगी। फिर लाइब्रेरी आवर्स, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो लाइब्रेरी की जो खुलने की होती है शिफ्ट, वह तीनों शिफ्ट में और 24/7 खुली रहती है। परंतु स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है और जो छोटे स्तर पे लाइब्रेरी जो होती है वह लगभग दिन में ही खुलती है, रात में बंद रहती है। जबकि शोधकर्ताओं के लिए जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है वह चौबीसों घंटा खुली रहती है। कॉलेज की भी लाइब्रेरी कहीं कहीं चौबीसों घंटा आपको सेवाएं प्रदान करती है, 24/7। तो लाइब्रेरी आवर्स से तात्पर्य यह है कि अगर कहीं गांव तालुका में भी लाइब्रेरी है तो उसका खुलने का समय और बंद होने का समय जो होना चाहिए वह यूजर्स के मुताबिक होना चाहिए कि यूजर्स अधिक से अधिक लाइब्रेरी का लाभ उठा सके। लाइब्रेरी फर्नीचर की बात करें तो यह आरामदायक होना चाहिए। अगले वीडियो में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वहां बताऊंगा कि टेबल का साइज क्या होना चाहिए, चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए,
फिर से जो रैक होती है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, फिर एसेशन रजिस्टर होती है उसकी साइज क्या होती है, फिर आगे जब हम लोग कैटलॉगिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कार्ड की साइज क्या होती है, कैटलॉगिंग कार्ड की, वो सभी चीजें पढ़ेंगे। टेबल के बारे में पढ़ेंगे, चेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हम लोग और भी गहन रूप से अध्ययन हासिल करेंगे। तो ये तीनों जो चीजें हैं वह फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आती है, और यह कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, और इससे आप समझ सकते हैं। इससे संबंधित और भी कोई चीज दिया रहे तो आप समझ जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ, जो कि एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एवरी रीडर, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, यानी कि प्रत्येक पाठक का अपना एक पुस्तक होता है। तो इसमें जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ में ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट, और ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इस सेकेंड लॉ जो है इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या नियम कानून होने चाहिए, या इसे संचालित कैसे किया जाता है और किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये जो है चीजें, ये सेकेंड लॉ के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर लाइब्रेरी साइंस को चलाने के लिए लाइब्रेरी सेस चाहिए, तो इसका कैसे लाइब्रेरी सेस किस चीज पे लगाया जाए या कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस ये सभी को आप लोग याद रखेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी रीडर्स और यूजर, यानी कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक लाइब्रेरी के संचालन में, वह न सिर्फ पुस्तकालय अध्यक्ष की होती है बल्कि उसके रीडर्स की भी होती है। तो एक रीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे उसे सही समय पे, मतलब जो समय उसे पुस्तक को प्रदान किया गया है उस अवधि के बीच में वह लाइब्रेरी को अपनी पुस्तक को लौटा दे, ताकि दूसरे यूजर्स को भी लाभ मिले इसका। और सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, तो याद करने का आप सभी का आसान तरीका यही है कि जो सेकंड नियम है वह ऑब्लिगेशन, और फिर नियम और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए या क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो वह सेकंड लॉ के अंतर्गत आती है। तो सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, इसमें ब्लाइंड के लिए ब्रेल लिपि के प्रयोग का साधन होना चाहिए लाइब्रेरी में। ये सब संबंधित जो है वो सेकेंड लॉ के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें कहा गया कि एवरी रीडर इज हर बुक, यानी सभी रीडर का एक पुस्तक होता है, यानी कि ब्लाइंड व्यक्ति भी किसी पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहता होगा, तो उसके लिए जो उसकी सुविधा है ब्रेल लिपि का चाहे प्रयोग हो या जो भी हो, वह उसे प्राप्त होना चाहिए और उसे प्रोवाइड करानी ही चाहिए। सर्विस फॉर स्लम एरियाज, यह भी सेकेंड लॉ के अंतर्गत आ जाएगी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू रीड, यह भी सेकेंड लॉ के अंतर्गत आएगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का अर्थ है कि सभी को पढ़ने का हक है और सभी को अपनी अपनी पुस्तकें पसंद है तो उसे उसका अध्ययन करना चाहेंगे, और लाइब्रेरी का कार्य है कि वह अपने यूजर्स को उस पुस्तक को उपलब्ध कराए। सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो है तो ये भी सेकेंड लॉ के अंतर्गत आती है। एक्सटेंशन सर्विस भी सेकेंड लॉ के अंतर्गत आती है। आगे हम लोग एक्सटेंशन सर्विस के बारे में भी पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी का एक्सटेंशन कैसे होता है। जैसे लाइब्रेरी पहले छोटे स्तर पर खुला गया, उसके यूजर्स बढ़े तो उसको एक्सटेंड करके एक बड़ा कैंपस में भी स्थापित कर दिया जाता है, अथवा एक या दो लाइब्रेरी है उसको मिलाकर एक बड़े और स्तर का लाइब्रेरी बना दिया जाता है। और मेला वगैरह अगर कहीं पे लगा हो तो वहाँ पे हम लोग पुस्तक मेला लगाते हैं, ताकि इस लाइब्रेरी का लाभ वहाँ भी हम लोग कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि लाइब्रेरी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सटेंशन सर्विस का प्रयोग करते हैं। पैम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। फिर इसी लॉ के अंतर्गत स्टाफ सिलेक्शन भी आ जाएगा। पूछ लिया जाए परीक्षा में कि स्टाफ सिलेक्शन एस आर रंगनाथन के किस लॉ के अंतर्गत आएगी, तो वह भी सेकेंड लॉ के अंतर्गत आती है। और लाइब्रेरी से जैसे कि हम आगे आप सभी को पढ़ाएंगे, जिसमें बताएंगे कि उन टोटल जो अभी 19 राज्य हैं वहाँ पे लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है वह एक्ट जो पारित किया गया है, और वहाँ पे मात्र 7 जो लाइब्रेरी हैं
वहाँ पे ही लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है, जबकि और सभी जगह पे लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम लोग थर्ड लॉ की बात करें तो रंगनाथन थर्ड लॉ में आ जाता है एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर। तो देखिए, तो एवरी बुक इट्स रीडर का तात्पर्य हुआ कि सभी पुस्तकों का अपना एक पाठक होता है, चाहे वो पुस्तक किसी चीज की हो, साइंस की हो, आर्ट्स की हो, धार्मिक चीजें की हो, अथवा किसी भी प्रकार की पुस्तक हो, वह उसके एक निश्चित ग्राहक होते ही हैं, यानी यूजर्स होते ही हैं। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है ओपन एक्सेस सर्विस, तो ओपन एक्सेस सर्विस का मतलब हो गया कि जैसे बुक जो हो वो ऐसी जगह पे नहीं रखी गई हो ताकि पुस्तक का ध्यान ही वहाँ पाठक का ध्यान ही न जाए। और जब पाठक का वहाँ ध्यान नहीं जाएगा तो फिर वो पुस्तक को खोजने में उसे दिक्कत होगी, और फिर उसे लाइब्रेरी का सही प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा। यानी ओपन एक्सेस होनी चाहिए। आप लाइब्रेरी में देखते होंगे कि शीशे का जो रैक होता है और उसमें पुस्तक जो रखी हुई होती है उसे पाठक को आसानी से नजर आती है। तो ओपन एक्सेस इसके अंतर्गत आती है। सेल्फ अरेंजमेंट की बात करें तो सेल्फ अरेंजमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि जो पाठक हो उसे पुस्तक को ढूंढने में आसानी हो, ना कि कठिनाई हो और उसका समय जाया जाए। डिस्प्ले ऑफ बुक्स होती है, मतलब जैसे कि इसके अंतर्गत हो जाती है कि अगर न्यू अराइवल्स बुक आई, यानी नए जो प्रकाशित पुस्तक है अगर आती है, तो उसे एक डिस्प्ले में सर्वप्रथम गेट के जस्ट सामने ही उसे डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं वो आए तो उसे एक नज़र देखें और अपनी उपयोग की जो पुस्तक है उसको डिमांड करें, उसको पढ़ें, ग्रहण करें। और क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग भी जो है वो थर्ड लॉ के अंतर्गत आती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के द्वारा हम लोग जो रीडर्स होते हैं उसको बुक की जानकारी और खोजने में जो होता है वह बहुत ही आसानी होती है, और उससे हम लोग जल्द पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है सेव द टाइम ऑफ यूजर्स। सेम द टाइम ऑफ यूजर्स, यानी यूजर्स का जो समय होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई यूजर्स गया और आप उसकी जितनी कम समय में उसकी मनोकांक्षाएं पूरी कर दें, उसकी पुस्तक के उसको दे दे, उसे इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएं, तो वह उतना ही प्रसन्न होगा और फिर आगे तत्परता से वह पुस्तक के उपयोग पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए पुनः दोबारा लाइब्रेरी में आएगा। परंतु फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही अगर आप के पास वो गया और आप उसकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा सके और वो 1-2 घंटा ले लिए, उसकी समय भी जाया किए, तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है एक लाइब्रेरियन के लिए। तो इस प्रकार से जो सर्कुलेशन और इशू मेथड होता है वो फोर्थ लॉ के अंतर्गत आता है। जैसे कि आजकल हम लोग RFID का प्रयोग करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, ताकि इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को कम समय में पुस्तकों का आवंटन कर सके, वो ले जा सके और उसका लाभ प्राप्त कर सके। रेफरेंस सर्विस भी होती है। तो इसमें दो प्रकार की रेफरेंस सर्विस होती है। एक तो होता है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस होती है, और एक होता है लॉन्ग रेंज होती है। शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस जो होती है उसमें क्या होती है कि पाठक को जो वन लाइनर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, तो वह शॉर्ट रेंज हो गया। और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस भी होती है, जिसमें थोड़ा लाइब्रेरियन को मेहनत करनी पड़ती है। उसे जो यूजर्स को जो पुस्तक चाहिए होती है या जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके उपलब्ध कराने में हो सकता है कि लाइब्रेरी में उपलब्ध ना हो, अथवा हो भी तो वह व्यवस्थित रूप से ना हो, तो उसे व्यवस्थित रूप से करके अपने पाठक को देनी होती है। तो रेफरेंस सर्विस भी जो है वह सेकेंड लॉ के अंतर सॉरी फोर्थ लॉ के अंतर्गत आएगी। प्री नेटल कैटलॉगिंग या सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग होती है जब हम दो या दो से अधिक पुस्तकालय पुस्तकों को खरीदते हैं और उसका जो कैटलॉगिंग तैयार करते हैं, तो हम दोनों या तीनों इंस्टीट्यूशन जो एक दूसरे से मिलकर करते थे, जैसा कि मैंने शुरू में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था
कि पुराने जाना जमाने में भी जो नालंदा विश्वविद्यालय थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे अपने लाइब्रेरी में। तो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग में हो गया कि दो या दो से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो या संस्था हो मिलकर एक जगह कैटलॉगिंग बनाते हैं, जिससे क्या होती है कि समय की भी बचत होती है। तीनों संस्था अलग अलग समय में अलग अलग कैटलॉगिंग अपने अपने संस्था में तैयार करे, उससे बेहतर है कि सभी तीनों संस्था एक जगह मिलकर कैटलॉगिंग का निर्माण कर ले। प्री नेटल कैटलॉगिंग जो होती है वह पहले से पूर्व में बनी हुई होती है और उससे पाठकों को आसानी से की पुस्तक प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टैक रूम गाइड भी फोर्थ लॉ की अंतर्गत ही आएगी और क्लासिफाइड अरेंजमेंट भी फोर्थ लॉ के, मतलब जो जो भी टॉपिक्स जो कि पाठक का समय बचाता हो वो फोर्थ लॉ के अंतर्गत आएगा। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ फिफ्थ लॉ हो जाएगा। तो फिफ्थ लॉ जो है, जो हमने बताया पहले आप सभी को कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइब्रेरी हमेशा तत्पर बढ़ते रहती है, वर्धनशील होती है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पहले तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का प्रयोग नहीं हुआ करता था, सब चीजें रजिस्टर पे किया जाता था, इशू लेजर में का प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आई, बार कोड आई, स्कैनर आया, RFID टेक्नोलॉजी आई, जिसके माध्यम से लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी कार्य हुआ, लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन किया गया और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग लाइब्रेरी में किया जाने लगा। तो यह फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आएगी। तो ये पांचों लॉ जो है, जो हमने अभी आप सभी के सामने एक एक करके डिस्क्राइब किया, और इसके अंतर्गत जो जो बातें हैं वो सभी आप सभी याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे संबंधित आने वाली अभी जैसे कि मैंने सुना है कि अभी बिहार में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, आप इसे बढ़िया से पढ़ें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं पांच लॉ के अतिरिक्त एक सिक्स्थ जो लॉ है, वह जेम्स आर रेटिंग ने ऐसा रंगनाथन से प्रेरित होकर 1992 ईस्वी में सिक्स्थ लॉ का प्रतिपादन किया, जिसका नाम था इवरी रीडर हिज फ्रीडम। माने कि सभी रीडर का अपना फ्रीडम होता है, अपनी चॉइस होती है कि वह किस पुस्तक को पढ़ना चाहता है, किस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहता है। तो यह एक महत्वपूर्ण सिक्स्थ लॉ के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसे। फिर 2004 ईस्वी में अलीरिजा नौरोजी, इससे भी पहले एक 1998 ईस्वी में माइकल गोरमैन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था, जिसे हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अलीरिजा नौरोजी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन 2004 ईस्वी में करती हैं, जो कि अप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉ टू द वेब के अनुसार है। इन्होंने इसका टॉपिक लिखा था अप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉ ऑफ लॉज टू द वेब, यानी वह वेब के अनुसार 5 लॉज क्या क्या हो सकती है। तो अगर पूछ लिया जाए तो यह अल्रिजा नौरोजी ने 2004 ईस्वी में दिया था, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज। जिस प्रकार से फर्स्ट लॉ था एवरी बुक्स आर फॉर यूज, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज। फिर सेकेंड लॉ जैसे हम लोग पढ़े थे कि एवरी रीडर हिज हर बुक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने लिखा है एवरी यूजर हिज हर वेब रिसोर्स, यानी कि प्रत्येक पाठक का, प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना एक वेब रिसोर्सेज होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट आप सभी यूज करते हैं। अच्छा, एवरी वेब रिसोर्स रीडर, जिस प्रकार से प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक होता था, उसी प्रकार प्रत्येक जो वेबसाइट है या वेब रिसोर्स है उसका अपना एक यूजर होता है। ये भी बात सही है। और सेव द टाइम ऑफ यूजर, ये तो हम्म, होगा ही। और फिफ्थ जो है द वेब इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दिन प्रतिदिन वेब का भी विकास हो रहा है। पहले वेब का प्रयोग करते थे, फिर वेब 2.0 का प्रयोग हम लोग करने लगे, फिर वेब 3.0 भी आएगी, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो उसकी फोर्थ जनरेशन भी आएगी। मतलब वेब भी अपने को कहीं ना कहीं ग्रोइंग कर रहा है। तो ये ऑलरिजा नोरोजी द्वारा दिया गया 5 लाइब्रेरी साइंस के लॉ थे, जो कि वेब पे आधारित थे, इसे आप सभी याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अकॉर्डिंग टू माइकल गवर्नमेंट। माइकल गवर्नमेंट ने 1998 ईस्वी में 5 लॉ दी,
जो कि एस आर रंगनाथन की 5 लॉ से ही प्रेरित होकर दिया गया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटीज। ये सभी आप सभी को याद करनी पड़ेगी और ये सभी याद करने की ही चीज है। तो पूछ लिया जाए कि माइकल गॉर्डमैन द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब दिया गया, तो आप सभी बताएंगे 1998 में दिया गया। और इसमें कभी कभी पूछ भी जा सकती है कि माइकल गॉर्डमैन के द्वारा थर्ड लॉ लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉ है उसमें तीसरा नियम क्या कहता है, या दूसरा नियम अच्छा पांचवा नियम, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है। तो इसे आप सभी याद कर लेंगे। अगर माइकल गॉर्डमैन के द्वारा पूछ लिया जाए तो फर्स्ट लॉ जो है वह है लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटीज। सेकंड जो लॉ है वह है रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। माने नॉलेज किसी भी प्रकार से या किसी भी फॉर्म से कम्युनिकेट हुए उसे हमें रिस्पेक्ट करनी है। थर्ड लॉ जो है वह है यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विस, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें इंटेलिजेंटली रूप से करनी है और उससे सर्विस को इनहेंस करना है। फिर फोर्थ लॉ है प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। और फिफ्थ लॉ हो जाएगा ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। माने पास्ट में जो चीज हुआ है उसे हमें ऑनर देना चाहिए। शाबाशी मतलब एक तरह से कहे कि उसे हम लोगों को क्या बोलते हैं, ऑनर मतलब उपाधि होती है, लेकिन मतलब उससे हमें मतलब उसकी पास्ट में जो चीज हुई है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और क्रिएट द फ्यूचर मतलब फ्यूचर को क्रिएट करना चाहिए, फ्यूचर में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन में था कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज, तो इसी प्रकार पास्ट को ऑनर देना चाहिए और क्रिएट फ्यूचर करना चाहिए, मतलब फ्यूचर का निर्माण करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो ओसीएलसी के द्वारा क्या हो सकती है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है 42135, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, यह एक कोड है जिसके माध्यम से आप ओसीएलसी द्वारा दिए गए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को याद कर सकते हैं। जैसे कि एस आर रंगनाथन द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस प्रकार दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ दिया हुआ है। तो इसमें जो चौथा लॉ होगा ना वह शुरू में आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो दूसरा लॉ है वह दूसरे स्थान पर रहेगा और तीसरे लॉ के जगह पे फर्स्ट लॉ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कोड लिखा है कि जो एस आर रंगनाथन की 5 लॉज है उसी को इस प्रकार से अगर सजा दिया जाए तो वह ओसीएलसी के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो जाएगी। जैसे सेव द टाइम ऑफ यूजर, तो सेव द टाइम ऑफ यूजर क्या थी, फोर्थ लॉ में थी ना। तो ये ओसीएलसी के द्वारा अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लॉ क्या होगी तो सेव द टाइम ऑफ यूजर फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आ जाएगी। उसी प्रकार सेकंड लॉ जो था एवरी रीडर हिज हर बुक, तो यह सेकंड जो लॉ है वो सेकंड स्थान पे ही रहेगी। और जो फर्स्ट पर थी बुक्स आर फॉर यूज, या बुक तो वह फर्स्ट पर थी लेकिन ओसीएलसी के द्वारा इसे थर्ड नंबर पे शामिल किया गया है। तो इसीलिए मैंने ये कोड दिया है एक 42135, यानी 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1 और जो 3 5 बच गया। तो इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होगी, नहीं तो कभी 4 के बाद 3 आप लोग कर देंगे। तो ऐसे याद रखना है कि 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 के बाद कौन बचा 3 और 5, 5 तो अपने स्थान पर रहा, बचा कौन तो 3। तो इस प्रकार से याद रख लेंगे। तो सेव द टाइम ऑफ यूजर जो कि फोर्थ लॉ थी वह शुरू में आ जाएगी। एवरी रीडर हिज हर बुक जो दूसरे स्थान पर थी एस आर रंगनाथन के द्वारा तो दूसरे स्थान पर आ जाएगी। और बुक्स आर फॉर यूज जो फर्स्ट स्थान पे थी तो तीसरे स्थान पे आ जा रही है ओसीएलसी के द्वारा। और एवरी बुक इट्स रीडर ये तीसरे स्थान पे थी एस आर रंगनाथन में, लेकिन इसमें चौथे स्थान पे आ गई थी। जबकि चौथा स्थान में एस आर रंगनाथन के लॉ में क्या दिया गया था, सेव द टाइम ऑफ यूजर। तो इस कोड को अगर याद रखेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और पांचवा स्थान पे जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह अपने स्थान पे निश्चित उसी प्रकार से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रिचनेस ऑफ मीडिया, यानी मीडिया के रिचनेस के अनुसार 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था अगर पूछ लिया जाए मीडिया का। अगर पूछ लिया जाए मीडिया के अनुसार तो इसे कैरल सॉम्पसन सिम्पसन महोदय द्वारा 2008 ईस्वी में दी गई थी। तो इस चीज को याद रखेंगे आप सभी।
देखिए, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पढ़ाते हैं दूसरे शिक्षक, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सिर्फ पढ़ाकर ऐसा रंगनाथन के निकल जाते हैं, परंतु 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वह सिर्फ रंगनाथन के द्वारा ही सीमित नहीं है। वह अब पूछ ली जा रही है कि माइकल गोरमैन द्वारा बताइए कि थर्ड लॉ क्या होगी। अब पूछ ली जा रही है कि ओसीएलसी के द्वारा जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दी गई है उसमें तीसरे स्थान पे कौन है। तो फिर पूछ लिया जाएगा कि मीडिया के अनुसार कौन सी है। तो और मीडिया के जो रिचनेस ऑफ मीडिया पर आधारित जो है वह 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछी जा रही है। पहले ये सब प्रश्न 2010-12 के एग्जाम में पूछ ली जाती थी, परंतु अब जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और नए तरीके से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर परीक्षा क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मीडिया पे आधारित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वह कैरल सिम्पसन महोदय द्वारा दिया गया था और 2008 ईस्वी में दिया गया था। इसके अनुसार क्या था, तो फर्स्ट था मीडिया आर फॉर यूज, फिर सेकंड था एवरी पैटर्न्स हिज इंफॉर्मेशन, यानी एवरी पैटर्न का अपना एक इंफॉर्मेशन होता है। एवरी मीडियम इट्स यूजर, प्रत्येक यूजर के लिए एक मीडियम होता है, या एवरी मीडियम, प्रत्येक मीडियम जो होता है वो एक यूजर के लिए होता है। सेव द टाइम ऑफ पेट्रॉन्स, और फोर्थ लॉ जो हो जाएगा द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो अपने स्थिति पे बनी हुई रहती है, चाहे किसी का 5 लॉ दिया हुआ हो। इसी में हम लोग से अगर पूछ दिया जाए कि सोशल मीडिया पर आधारित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया है, तो वह अचला मुनिगल द्वारा दिया गया था 2016 ईस्वी में। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ मीडिया का पूछे, रिचनेस ऑफ मीडिया पर पूछे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया है, तो वह तो कैरल सिम्पसन महोदय द्वारा दिया गया था 2008 ईस्वी में। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि सोशल मीडिया पे आधारित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया है, तो वह अचला मुनिगल द्वारा दिया गया है 2016 ईस्वी में। उसी प्रकार 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रपोज किया गया था बशीर, यहाँ पर आर हो जाएगा, आप लोग सही कर लेंगे, बशीर अहमद द्वारा। तो बशीर अहमद सदर्च द्वारा कब बनाया गया था, तो 2019 ईस्वी में इनके द्वारा भी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो कि इस प्रकार से है, आप सभी देख सकते हैं। सबसे प्रथम हम लोगों ने पढ़ा कि एस आर रंगनाथन द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक 1931 ईस्वी में दी गई थी, जिसके इंट्रोडक्शन WCB शेयर्स महोदय और फॉरवर्ड जो है PS स्वामी अय्यर द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वह 1931 ईस्वी में है, जबकि सेकंड एडिशन जो था इसका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का वह 1957 ईस्वी में दी गई थी। और अभी जो लेटेस्ट प्रिंट है जो कि 2006 ईस्वी से ESSS पब्लिकेशन द्वारा हो रहा है, और इसके जो कॉपीराइट्स हैं, सारे अधिकार हैं, वो SRELS के पास है। पहली बार लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग 1887 ईस्वी में हुआ था, परंतु डॉक्टर एस आर रंगनाथन के महोदय द्वारा विषय के रूप में लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग 1928 में सर्वप्रथम किया गया था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ होता है बुक्स आर फॉर यूज, सेकंड होता है एवरी रीडर हिज हर बुक या बुक्स आर फॉर ऑल, और थर्ड जो है वह है एवरी बुक इज रीडर, फोर्थ जो है सेकंड सेव द टाइम ऑफ रीडर, और फिफ्थ जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा वह था लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या इसका कार्यान्वयन और उपयोग है, फर्स्ट लॉ की क्या उपयोगिता है, सेकंड लॉ की क्या उपयोगिता है, थर्ड लॉ की क्या उपयोगिता है, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। जैसा कि फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर, लाइब्रेरी फर्नीचर फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आएगी, जबकि ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी रीडर्स, सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, सर्विस फॉर स्लम एरियाज, सिलेक्शन ऑफ बुक्स, एक्सटेंशन सर्विस और स्टाफ सिलेक्शन एवं लाइब्रेरी सेस, जो कि सेकेंड लॉ के अंतर्गत आती है। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आती है ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट, डिस्प्ले ऑफ बुक्स, क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग। और फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आती है, वो आती है सर्कुलेशन, इशू मेथड होती है। इशू मेथड किस प्रकार का है, रजिस्टर से मैसेज किया जाता है या लेजर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा RFID टेक्नोलॉजी की प्रयोग की जा रही है। उसी प्रकार रिफरेंस सर्विस में हमने पढ़ा कि शॉर्ट रिफरेंस सर्विस क्या होता है, लॉन्ग रेंज रिफरेंस सर्विस क्या होती है। और उसी प्रकार हम लोग ने सेंट्रलाइज और पेरिनेटल कैटलॉगिंग के बारे में भी अध्ययन किया, जो कि फोर्थ लॉ के अंतर्गत आती है। फिर हम लोगों ने स्टेक रूम गाइड्स के भी बारे में पढ़ा, और फिर हम लोग क्लासिफाइड अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि चौथे लॉ के अंतर्गत आती है। फिफ्थ लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइब्रेरी किस प्रकार से विकास कर रहा है, उसका उपयोग क्या है, जिसमें हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन,
डिजिटाइजेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि का अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जेम्स आर रेटिंग ने 6th लॉ दिया था लाइब्रेरी साइंस का, तो पूछा जाएगा कब दिया गया, तो 1992 ईस्वी में दिया गया। और 6th लॉ क्या थी, तो एवरी रीडर हिजर फ्रीडम दिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एल्वेजा नोरोजी द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 2004 ईस्वी में दिया गया, जो कि वेब पर आधारित था, यानी एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉ टू द वेब के अनुसार 5 लॉ जो एल्वेजा नोरोजी ने दिया उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोग वेब रिसोर्स से संबंधित थे। जो 5 लॉ है वो पढ़ा। उसके पश्चात हम लोगों ने माइकल गॉरमैन द्वारा दिया गया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 1998 ईस्वी में दी गई थी, उसका अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी, respect all forms by which knowledge is communicated, use technology intelligently to enhance service। और फोर्थ लॉ हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। और फिफ्थ में हम लोगों ने पढ़ा ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। फिर इसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा कि ओसीएलसी के द्वारा जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया वह किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, तो वो हम लोगों ने कोड के माध्यम से भी पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि एस आर रंगनाथन की जो इस 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसी को 42135 के रूप में सजा दिया जाए, तो वह ओसीएलसी के द्वारा दी गई 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मीडिया पर आधारित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या हो सकती है और किसने दिया, तो कैरल सिम्पसन महोदय द्वारा 2008 में ईस्वी में दिया गया था, जो कि इस प्रकार से थी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल मीडिया पे आधारित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था, अचला मुनिगल ने दिया था, और 2016 ईस्वी में दी गई थी, तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। फिर हम लोगों ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को ही पढ़ा, जो कि बशीर अहमद और सादरचे ने 2019 ईस्वी में पुनः प्रतिपादित किया था। और थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों आप सभी से बस यही एक आग्रह रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि मैं थोड़ा प्रोत्साहित हूँ और आप सभी के लिए और अच्छा क्लास बढ़िया कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पर्सनल आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो या आपको किसी प्रकार की जानकारी हासिल करनी हो, अथवा आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो, जो कि मैं लाइब्रेरी साइंस में अगर आपका कर सकता हूं। और क्यूआर कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे इस क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।